वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स या मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर आपने देखें तो उसमें एक सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन रहता है और उस मेटल के सराउंडिंग में रहते हैं लिगेंड्स जो उसके साथ में थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, एक ट्रांजिशन मेटल, और इसके साथ में जुड़े हैं ये एल यानी लिगेंड्स। ये सेंट्रल मेटल एटम एक्ट करता है एज लेविस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लिगेंड एक्ट करता है एज लेविस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब ये सेंट्रल एटम तो हमें मालूम है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन लेविस बेस या लिगेंड जनरली या मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर आयन्स रहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होनी चाहिए डोनेट करने के लिए। अब ट्रांजिशन मेटल्स जो रहते हैं दे शो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, या विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स है, या टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स एट्सेट्रा। इनमें ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए रीज़न है, इनमें ये कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी क्यों रहती है, हाई कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी। इसका एक रीज़न है स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। देखिए अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा ही रहता है। ये नंबर एक यानी इनका जो एटॉमिक नंबर है हाई रहता है। दूसरी बात, इनका साइज़ जो रहता है और इनके आयन्स का साइज़ जनरली वो बहुत ही छोटा रहता है। जनरली इनके ऊपर चार्ज भी ठीक ठाक रहता है, +3, +2, +4 चार्ज रहता है। उससे क्या होता है, इनमें चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और दूसरी बात, इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अच्छा रहता है, न्यूक्लियर पुल ठीक ठाक रहता है। उससे क्या होता है, उससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लेविस एसिड लेविस बेस या में लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड को ये अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि दीज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स एंड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड्स टूवर्ड्स देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं Fe3 पॉजिटिव की बात करूँ तो ये स्मॉल रहता है, इसके ऊपर चार्ज भी +3 है। और एल्युमिनियम की बात करूँ Al3 पॉजिटिव, उसके ऊपर भी +3 चार्ज है। लेकिन आयरन और एल्युमिनियम जब वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल FeH2O6 3 पॉजिटिव, यहाँ पे AlH2O6 3 पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर। लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन है, आयरन का साइज़ एल्युमिनियम से स्मॉलर रहता है और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा रहती है। और भी कुछ रीज़न्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो दूसरा रीज़न है वो है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे जनरली एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहते हैं। और एम्प्टी डी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की वैकेंसी है, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स इजीली। फॉर एग्जांपल ये मेटल है, इसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे लिगेंड, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो सकती है इस वैकेंट ऑर्बिटल में। ये है लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये बन जाएगा लेविस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वो भी स्टेबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये बनाएंगे टेट्रामीन कॉपर 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जिसका कलर डीप ब्लू रहता है। क्यों? क्योंकि कॉपर के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल्स है और अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये लेविस बेस और ये लेविस एसिड होगा। तो दूसरा रीज़न था वैकेंट ऑर्बिटल्स। पहला रीज़न क्या था, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से लिगेंड को अट्रैक्ट करता है और वैकेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को ये एकोमोडेट करता है। तीसरा जो फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी की वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग में।
विद डिफरेंट लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव क्लोरीन के साथ मिलकर COCl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव अमोनिया के साथ मिलके हेक्सामीन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बनाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कोबाल्ट 2 पॉजिटिव अमोनिया या वाटर के साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब डिफरेंट स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, डिफरेंट जियोमेट्री के कॉम्प्लेक्सेस भी बन सकते हैं, और इसके लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी जिम्मेदार है। तो ये था तीसरा फैक्टर जो इसको बनाता है एलिजिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। चौथा जो फैक्टर है वो है हाई पोलराइजिंग पावर। देखो इससे क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन्स का जो आयोनिक साइज है वो जनरली स्मॉल रहता है और चार्ज ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब इसका जो पोलराइजिंग पावर है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करने का पावर, वो हाई रहता है। फॉर एग्जांपल ये मेटल आयन है, इसने लीगेंड के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बनाया, और लीगेंड जब इसके नज़दीक आएगा, इसके ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये लीगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर सकता है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर सकता है। इस पोलराइजेशन से ये बॉन्ड जो ये स्ट्रेंथन हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मेटल लीगेंड बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। पांचवा जो रीज़न है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो रहते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। हमें मालूम है कि जब लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, ट्रांजिशन मेटल एटम को, तो वहाँ के डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है। T2G नीचे चला जाता है, Eg ऊपर, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो अगर Eg में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन गए तो स्टेबलाइजेशन आती है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। और अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सेस की, तो डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्क्वायर प्लेनर में ज़्यादा रहती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद में टेट्राहेड्रल। अब मान लीजिए यहाँ पे निकल है, निकल Cn के साथ में कॉम्प्लेक्स बना सकता है 4 Cn नेगेटिव आयन्स के साथ में, और निकल 4 Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन्स के साथ में कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसमें भी 4 लीगेंड है, इसमें भी 4 लीगेंड, लेकिन ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है Cn, और ये क्लोराइड वीक लीगेंड है जो हम पढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड इसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ा देता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है ये इस निकल के कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर प्लेनर बना देगा, जबकि NiCl4 यहाँ पे टेट्राहेड्रल बन जाता है। देखिए यहाँ पे भी 4 ही लीगेंड है, यहाँ पे भी 4, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर और ये टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर ज़्यादा स्टेबल रहता है क्योंकि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई रहती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये ज़्यादा बनेगा और इजीली बनेगा, और इसकी लाइफ भी ठीक ठाक रहेगी। अब इसके बाद में आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टेबिलिटी के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ मेटल आयन। देखिए अगर मेटल आयन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यानी चार्ज ज़्यादा है, साइज़ कम है, तो लीगेंड को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल Fe3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और Fe2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सेम लीगेंड के साथ में, तो Fe3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। उसके बाद में और एक फैक्टर है, वो है नेचर ऑफ लीगेंड। आपने सुना होगा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल। लीगेंड्स में 2 टाइप्स के लीगेंड्स रहते हैं, एक को कहते हैं हार्ड लीगेंड्स या इनको हम कहते हैं वीक फील्ड लीगेंड्स, दूसरे को कहते हैं सॉफ्ट लीगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स। हार्ड लीगेंड्स जैसे फ्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा या हाइड्रोक्साइड Cl, ये
हार्ड लिगेंड्स हैं, ये हार्ड मेटल आयन के साथ में ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये Fe3 पॉजिटिव के साथ में स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जबकि सॉफ्ट लिगेंड्स फॉर एग्जांपल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या साइनाइड दे कैन स्टेबलाइज सॉफ्टर मेटल आयन्स। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के साथ में ये अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यानी सॉफ्ट लिगेंड सॉफ्ट मेटल को पसंद करते हैं और हार्ड लिगेंड हार्ड मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा जो फैक्टर है स्टेबलाइजेशन फैक्टर, दैट इज़ चीलेट इफेक्ट। देखिए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके पास में डेंटिसिटी मोर देन 1 रहती है, या मैं सिंपली बोलूँगा कि जो लिगेंड एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ में, उसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट है, या इथिलीन डायमीन है, या ऑक्सलेट है, एट्सेट्रा। दीज आर पॉलीडेंटेट्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड जब भी मेटल के साथ में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब भी मेटल के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहाँ पे एक रिंग जैसा बनता है, दिस रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसको हम कहते हैं चीलेट फॉर्म होना। इन चीलेट्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। उसके लिए रीज़न है एंट्रोपी इफेक्ट, क्योंकि जब भी चीलेट बनता है तो यहाँ से ज़्यादा सॉलिड मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाती है। जबकि अगर आप सिंपल मोनोडेंटेड लिगेंड देखेंगे तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते देन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहेंगे तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जैसे यहाँ पे इथिलीन डायमीन है, ये कॉपर को एक लिगेंड दो हाथों से पकड़ता है तो मजबूत बॉन्ड रहेगा, जबकि जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो एक हाथ से पकड़ते हैं तो इनकी पकड़ मजबूत नहीं रहती। सो दीज चीलेट्स आर मोर स्टेबल देन नॉन चीलेट कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आई बात? अब लास्ट में डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी। सबसे पहला एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर और स्टोरेज वाला जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही है, आयरन के साथ में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से विटामिन B12 हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस विद EDTA। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डनेस निकालने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम आयन्स का EDTA के साथ में टाइट्रेशन करते हैं तो हमें हार्डनेस पता चल जाती है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट्स या इंडस्ट्रियल यूज़ में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल GC साल्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट है, या ग्रब्स कैटलिस्ट, दोज ऑल कैटलिस्ट आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इसी तरह से मेडिसिनल यूज़ में आपने सिस्प्लेटिन का नाम सुना होगा, जो एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट हुआ, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।